दोस्तों, एग्री क्लासेस बाय राठी में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज अपन टेस्ट सीरीज में आगे एक और टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि किन्नौ उत्पादन में अग्रणी जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, तो किन्नौ उत्पादन में किन्नौ का सबसे ज्यादा उत्पादन गंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अलवर और भरतपुर में ज्यादातर सरसों का उत्पादन होता है और झालावाड़ में संतरा का उत्पादन ज्यादा होता है और जयपुर में सब्जियां ज्यादा उगाई जाती हैं। ठीक है, वैसे इसका आंसर है गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर CIEH। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है बीकानेर में। ठीक है, बेंगलुरु में कौन से स्थित है? बेंगलुरु में है IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, और लखनऊ में है CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बीकानेर। अगला क्वेश्चन है फूल गोभी में ब्राउनिंग का कारण क्या है? ठीक है, तो फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग बोरॉन की कमी के कारण होता है। ठीक है, बोरॉन की कमी कारण, नत्रजन की कमी से इसमें बटनिंग होता है फूल गोभी में। ठीक है, नत्रजन की कमी से कौन सा होता है? बटनिंग रोग होता है नत्रजन की कमी से। ठीक है, और मोलिब्डेनम की अधिकता से फूल गोभी में वीप टेल होता है। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्लाइमेट्रिक फल होता है। तो देखिए क्लाइमेट्रिक फल क्या होते हैं? क्लाइमेट्रिक फल वो होते हैं वो फल जिन्हें तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है। जैसे कि कच्चे केले को तोड़ लेते हैं, उसके बाद भी उसे पकाया जा सकता है। चीकू को पकाया जा सकता है। ऐसे फल जिन्हें तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है वो तो होते हैं क्लाइमेट्रिक, और जिन्हें तोड़ने के बाद नहीं पकाया जा सकता वो होते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक। ठीक है, तो देखिए निम्न में से कौन सा फल क्लाइमेट्रिक है? तो फर्स्ट जोड़े में लिख रखा है संतरा, अंगूर और अनार। देखो, अंगूर को नहीं पकाया जा सकता तोड़ने के बाद, अनार अंगूर को नहीं पकाया जा सकता, संतरा को नहीं पकाया जा सकता। ठीक है, तो ये तो नॉन क्लाइमेट्रिक है। देखिए, आम को पकाया जा सकता है, चीकू को पकाया जा सकता है, लेकिन आंवले को नहीं पकाया जा सकता। ये भी ऑप्शन सही नहीं है। देखो, नींबू वर्गीय है, नींबू वर्गीय को नहीं पका सकते और अनार को नहीं पका सकते, ये भी नहीं है। आम को पकाया जा सकता है, केला को पकाया जा सकता है, पपीता को पका सकता है। तो ये क्लाइमेट्रिक फल है तीनों, आम, केला और पपीता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्लाइमेट्रिक फल कौन कौन से हैं? आम, केला, पपीता, इसके अलावा चीकू भी है और काफी फल है जिन्हें तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है। ठीक है, खजूर को भी पकाया जा सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से एक बीजपत्री फल कौन सा है? ठीक है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री फल, ये भी अपन देखते हैं। ठीक है, केला एक बीजपत्री है, अनानास भी एक बीजपत्री है, खजूर भी एक बीजपत्री है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सभी। ये सभी एक बीजपत्री फल है। ठीक है, उसके बाद अगला आता है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से फल का है? ठीक है, तो देखिए एक ऐसे भी पूछ सकता है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक उत्पादन भी किस फल का है? ठीक है, तो भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, जो सबसे ज्यादा क्षेत्र में बोया जाता है वो है आम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद उससे कम बोया जाने वाला फल है केला, उससे कम बोया जाने वाला है नींबू, और उससे भी कम बोया जाने वाला है बेर। ठीक है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? आम का है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से नॉन क्लाइमेट्रिक फल कौन सा है? तो नॉन क्लाइमेट्रिक फल भी बताए थे वे फल जिन्हें तोड़ने के बाद पकाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो देखिए नॉन क्लाइमेट्रिक फल में अंगूर यदि कच्चा टूट जाता है तो उसे बाद में पकाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो अगला है अनार को भी तोड़ने के बाद पकाया नहीं सकता, वह कच्चा ही रहेगा। नींबू वर्गीय है या नींबू वाले फल जिन्हें तोड़ने के बाद नहीं पकाया सकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऑल, मतलब ये सभी नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। अंगूर हुआ, अनार है, नींबू है, संतरा है, ये सारे नॉन क्लाइमेट्रिक फल है, इन्हें तोड़ने के बाद पकाया नहीं जा सकता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक उत्पादन कौन से फल का है? अभी अपन ने देखा था कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल आम का है, फिर उससे कम केला का है, फिर उससे कम नींबू का है, सबसे कम बेर का है। ठीक है, अब देखिए उत्पादन पूछा है भारत में सर्वाधिक उत्पादन कौन से फल का है? तो सर्वाधिक उत्पादन भारत में केले का होता है। ठीक है, राइट आंसर है केला। उससे कम उत्पादन आम का होता है, उससे कम उत्पादन नींबू का होता है, और उससे कम उत्पादन बेर का होता है, पर सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? केले का होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है IARI
इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बिहार में स्थित थी, उसे बिहार से नई दिल्ली में कब स्थानांतरित किया गया? ठीक है, तो देखिए जो IARI थी वो 1934 में भूकंप के कारण वो मतलब एक तरह से टूट गई थी, सारी बिल्डिंग वगैरह सब कुछ खत्म हो गया था। उसके बाद उसे 1936 में दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था और उसका नाम रखा गया था IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से रखा गया था। वर्तमान में यह संस्थान पूसा रोड पर स्थित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है विश्व में फल व सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में फल व सब्जी उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान है चीन का। सबसे ज्यादा फल व सब्जी उत्पादन चीन में होता है, उसके बाद भारत में होता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11। मानव को प्रतिदिन कितने फलों का सेवन करना चाहिए? ठीक है, तो मानव को प्रतिदिन 120 ग्राम फलों का सेवन करना चाहिए प्रत्येक दिन, हर दिन। और सब्जियां की देखी जाए तो सब्जियों को 300 ग्राम सेवन करना चाहिए। उसके बाद दूध 280 ml दूध का सेवन करना चाहिए। चीनी 40 ग्राम चीनी, 80 ग्राम दाल, ये व्यक्ति को प्रतिदिन अपने डेली जो अपना खाना है उसमें यूज करना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अलंकृत पौधे की खेती करना क्या कह रहा है? अलंकृत पौधे की बागवानी लगाना क्या कहलाता है? ठीक है, अलंकृत पौधों की खेती लगाना ऑर्नामेंटल गार्डनिंग कहलाता है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, पिसिकल्चर मछली पालन को कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती करना कहलाता है। और ओलेरिकल्चर सब्जियों की खेती करना कहलाता है। ठीक है, अलंकृत पौधों की खेती करना क्या कहलाता है? ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है अमरूद में ब्राउनिंग रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? ठीक है, तो अमरूद में ब्राउनिंग जिंक की कमी के कारण होता है। ठीक है, मॉलिब्डेनम से फूल गोभी में विफ्टेरियल रोग होता है। बोरोन की कमी से काफी रोग होते हैं, जैसे नींबू में कठोरपन आ गया और फूल गोभी में ब्राउनिंग हो गई, ये काफी रोग आते हैं बोरोन से। और नाइट्रोजन से भी काफी होते हैं। ठीक है, जैसे फूल गोभी में जो बटरिंग होती है वो नाइट्रोजन की कमी से होती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लीची में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है? तो लीची में लिटिल लीफ रोग ये भी जिंक की कमी के कारण होता है। ठीक है, और बोरोन से काफी हो गए। और कैल्शियम से सेब का बिटर रोग होता है। खीरे में पिल्ले रोग होता है। टमाटर में ब्लेजमेंट रोग होता है, कैल्शियम की कमी से होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है हैंड एंड चिकन रोग किस फल का डिसऑर्डर है? फिजिकल डिसऑर्डर मतलब कार्य के विकार कि हैंड एंड चिकन रोग कौन से फल में होता है? हैंड एंड चिकन रोग अंगूर में होता है, तो इसका सही आंसर है अंगूर। ठीक है, अंगूर में हैंड एंड चिकन रोग बोरोन की कमी से होता है। देखिए आम में काफी रोग होते हैं, आम में ब्लैक टिप होता है, आम में छोटी पत्ती होता है, आम में ब्लैक टिप बोरोन की कमी से या वातावरणीय कारक जो भट्टों से SO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है उनसे होता है। और छोटी पत्ती रोग जिंक की कमी के कारण होता है। ठीक है, और इस आम में स्पॉन्जी टिश्यू रोग मृदा ताप संवहन के कारण होता है, तापमान अधिक होने के कारण। अनार में अनार का फल फटना बोरोन की कमी से होता है। और अनार का है कैलिक्स एंड रोट रोग, अनार में कैलिक्स एंड रोट रोग कैल्शियम की कमी से होता है। और केले में होते हैं केले में होता है या तो बंची टॉप या टॉप ड्रेसिंग, जिसमें जो उसकी सीड्स कलिका होती है केले की वो मुरझा जाती हैं। ठीक है, तो हैंड एंड चिकन रोग किसमें होगा? अंगूर में होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि IARI की स्थापना कब हुई? इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये नाम 1919 में इसका चेंज करके रखा गया था। पहले इसका नाम पूसा था, फिप्स ऑफ USA। इसे एक USA की कंपनी द्वारा प्रमोट करके यहाँ पर एक प्रयोगशाला बनाई गई थी 1905 में, जो बिहार में दरभंगा जिले में स्थित है। पहले स्थित थी, बाद में 1911 में इसका नाम चेंज करके IIAR रखा गया था, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। बाद में 1919 में इसका नाम रखा गया था IARI,
इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, तब रखा गया था। तो इसकी स्थापना 1905 के दौरान ही हुई थी, ठीक है। यदि यहाँ पे 1919 देता है तो हमें 1919 करना है, क्योंकि उस टाइम इसका नाम चेंज किया गया था, उसकी स्थापना तभी से मानी जाती है, ठीक है। फिलहाल ये IARI दिल्ली में स्थित है और इसका नाम ICAR है, ठीक है। इसे 1936 में दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ICAR की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। ICAR एग्रीकल्चर काउंसिल, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। ये ICAR की स्थापना की गई थी 16 जुलाई 1929 को, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 16 जुलाई 1929 को हुई थी, ठीक है। ICAR में कई प्रोग्राम लॉन्च कर चुके हैं। एक बार ICAR ने ट्राइसेस प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसमें उच्च शिक्षा और जो भारत के युवा और महिलाओं को कृषि को आकर्षित करने के लिए चला गया था। एक बार ICAR ने ये प्रोग्राम अपनी गोल्डन जुबली पे मनाया गया था, 16 जुलाई 1979 को मनाया गया था, ठीक है। कब मनाया था? गोल्डन जुबली पे 16 जुलाई 1979 के दौरान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ICAR के प्रथम महानिदेशक DG डायरेक्टर जनरल कौन थे, ठीक है। तो ICAR के जो प्रथम महानिदेशक रहे थे वो थे डॉक्टर BP पाल, ठीक है। और जो प्रथम महानिदेशक कौन रहे थे ICAR के? डॉक्टर BP पाल। जो वर्तमान में ICAR के महानिदेशक हैं वो हैं डॉक्टर TC महापात्रे, त्रिलोचन महापात्रे हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि IARI डिम्ब विश्वविद्यालय कब बना था, ठीक है। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नाम रखा गया था 1939 में, ठीक है। और IARI को डिम्ब यूनिवर्सिटी कब बनाया गया था? IARI को डिम्ब यूनिवर्सिटी बनाया गया था 1958 में बताया गया था, जिसके दौरान इसके एक उद्देश्य रखा गया था कि जो भी विश्वविद्यालय है उसके अंदर उच्च शिक्षा और उच्च यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ICAR के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। जो ICAR के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। जो ICAR का अध्यक्ष होता है वो जो भारत का कृषि मंत्री होता है उसी को देश के प्रधानमंत्री द्वारा ICAR का अध्यक्ष चुना जाता है। तो वर्तमान में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है जिन्हें ICAR का अध्यक्ष चुना गया है। और जो फर्स्ट ICAR के अध्यक्ष रहे थे वो रहे थे मोहम्मद हबीबुल्ला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा का है। तो एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा का है, तो इसका सही आंसर है फर्स्ट। देखिए उस दिन भी बताया था कि जिन शब्दों के बाद में कल्चर लगा हुआ होता है वो सारे शब्द लैटिन भाषा के होते हैं, और जिन शब्दों के बाद में नोमी या लोकस लगा हुआ होता है वो सारे शब्द ग्रीक भाषा के होते हैं। बट कुछ शब्द और होते हैं जैसे कि संस्कृत भाषा से होते हैं, और एक दो शब्द होते हैं जो फ्रेंच से होते हैं, और एक दो शब्द अरबी भाषा के भी होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक थे डॉक्टर स्वामीनाथन, तो सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। यदि पूछ लिया जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। जो KL चड्डा है ये श्वेत क्रांति के जनक हैं, और डिकेंडोली है फादर ऑफ पोमोलॉजी, डिकेंडोली, और श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर KL चड्डा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉर्टिकल्चर शब्द कौन सी भाषा का है, ठीक है। देखिए ग्रीक, फ्रेंच, अरबी, लैटिन। अभी बताते हैं कल्चर जिसके लास्ट में आता है वो लैटिन को होता है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च IIHR कहां पर स्थित है। तो IIHR असरगट्टा बेंगलोर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिए इसमें ऑप्शन और दे रखे हैं लखनऊ में क्या स्थित है, लखनऊ में CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, और कोयम्बटूर में है SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, गन्ना प्रजनन संस्थान।
और बेंगलुरु में कहाँ स्थित है? IIHR हसरगट्टा बेंगलोर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान CISS कहाँ पर स्थित है? CISS सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में स्थित है। ठीक है। नागपुर में स्थित है NRC ऑफ लेमन, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ नींबू। और बेंगलुरु में IIHR स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अभी पढ़ के आया था अपन, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट। अब देखिए इसमें और चलते हैं सब्जियों का। तो सब्जियों का अध्ययन किया जाता है ओलेरीकल्चर के अध्ययन अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है एग्रोनॉमी शब्द है, मतलब एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन, ग्रीक, अरबी या अंग्रेजी? तो एग्रोनॉमी शब्द है वो ग्रीक भाषा का है, क्योंकि इसके अंत में नोमी लगा हुआ है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 से 67 के दौरान हुई थी। और हरित क्रांति के जो जनक थे भारत में वो तो थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, और जो विश्व में थे वो थे डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। और जो हरित क्रांति में जिन फसलों का प्रमुख योगदान रहा था वो दो थी, गेहूं और चावल। इन दोनों फसलों का हरित क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। हरित क्रांति के दौरान एक मुहिम चलाई गई थी, उसके दौरान उच्च क्वालिटी की किस्म प्राप्त करना व उर्वरकों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना, इस वजह से हरित क्रांति चलाई गई थी। ठीक है। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा इफेक्ट पंजाब व हरियाणा राज्य पर पड़ा था। पंजाब में सबसे ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग आज भी किया जा रहा है, वहां पर सारी फसलों में सबसे ज्यादा उपयोग उर्वरकों का किया जाता है। ठीक है। और जो सर्वाधिक इनमें योगदान देने वाली गेहूं की किस्म थी वो थी HD 2329, उसका सर्वाधिक योगदान रहा था। उसमें सबसे ज्यादा उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। हरियाणा से भी ज्यादा उर्वरक पंजाब में आज भी उपयोग में लिए जा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, अभी बताया था कि हरित क्रांति में सर्वाधिक योगदान देने वाली की गेहूं की किस्म कौन सी है? तो देखिए दे रखा है राज 3077, राज 3765, WH 147 और HD 2329। तो अभी बताया था कि हरित क्रांति में सर्वाधिक योगदान देने वाली गेहूं की किस्म कौन सी है? HD 2329। और गेहूं और चावल दोनों ने ही सर्वाधिक योगदान रहा था हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पीली क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है। तो पीली क्रांति दलहन उत्पादन से संबंधित, दलहन नहीं तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। जो पीली क्रांति वो किससे संबंधित है? पीली क्रांति तिल या तिलहन वाली फसलों से संबंधित है। ठीक है। गेहूं और चावल इन दोनों से कौन सी क्रांति संबंधित है? इनसे हरित क्रांति संबंधित है। ठीक है। अगला देखिए भूरी क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है। तो अभी देखा अपन ने कि अब दे रखे ऑप्शन गेहूं, दलहन, तिलहन या खाद्य प्रसंस्करण। गेहूं और चावल ये दोनों हरित क्रांति में रहते। तिलहन ये पीली क्रांति में रहती, और जो भूरी क्रांति वो थी खाद्य प्रसंस्करण के लिए। क्रांति वाली मैंने क्लास पहले हो गई थी। देखिए जैसे कि लाल क्रांति किसके लिए थी? टमाटर के लिए थी। गुलाबी क्रांति प्याज के लिए थी। और जो गोल्डन क्रांति थी, सुनहरी क्रांति, वो फल उत्पादन के लिए थी। और जो हरित क्रांति है वो गेहूं व चावल उत्पादन के लिए है। और इंद्रधनुष क्रांति है वो खाद्य उर्वरकों के लिए है। और जो भूरी क्रांति है वो खाद्य प्रसंस्करण के लिए, और पीली क्रांति तिलहन के लिए। ठीक है। देखिए जैसे और भी क्रांति है, जैसे श्वेत क्रांति है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। और जो ऑपरेशन फ्लड था वो दुग्ध क्रांति के दौरान ऑपरेशन फ्लड भी चले थे। उस दौरान 3 ऑपरेशन फ्लड चलाए गए थे, वह डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में चलाए गए थे। जो काली क्रांति है वह जेट्रोपा से संबंधित है।
परभनी क्रांति वो भिंडी से संबंधित है। जो सतत हरित क्रांति है वो MS स्वामीनाथन के द्वारा दी गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो अभी बताया था कि गुलाबी क्रांति जो झींगा उत्पादन या प्याज उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पर झींगा दिया हुआ था, इसका राइट आंसर है झींगा, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं प्याज। ठीक है, प्याज या झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति। भिंडी उत्पादन से कौन सी है, परभनी क्रांति। और उर्वरक से कौन सी है, इंद्रधनुष क्रांति। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि पोमोलॉजी शब्द कौन सी भाषा का है। उस दिन भी बताया था कि ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, आगे पीछे भी दे सकता है। तो पोमोलॉजी शब्द लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का शब्द है, तो इसका सही आंसर है सेकंड, लैटिन प्लस ग्रीक। ग्रीक प्लस लैटिन इसका सही आंसर नहीं, गलत होगा, क्योंकि देखिए पोमोलॉजी दो शब्दों से बना हुआ है, पोमो प्लस लोगस से मिलकर बना हुआ है। देखिए पोमो शब्द है वो लैटिन भाषा का है, वो फर्स्ट में आ रहा है तो वो लैटिन फर्स्ट में लिखा जाएगा। लोगस ग्रीक भाषा का सेकंड नंबर पे आ रहा है तो वो सेकंड नंबर पे लिखा जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि हॉर्टिकल्चर के जनक कौन है। तो देखिए जो हॉर्टिकल्चर के जनक हैं वो हैं MH मेरीगोल्डा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, MH मेरीगोल्डा। ये डॉक्टर केएल चड्डा श्वेत क्रांति के जनक हैं। डी कैंडोली ये पोमोलॉजी फादर ऑफ पोमोलॉजी, या ये पोमोलॉजी के जनक हैं। देखिए उस दिन बताया था कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है, पीटर डिक्रेशन है। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर MH मेरीगोल्डा, और फादर ऑफ पोमोलॉजी डी कैंडोली है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है कि सेरीकल्चर संबंधित है, मतलब सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में किया जाता है रेशम कीट पालन का। जो रेशम कीट पालन होता है उसे बोलते हैं सेरीकल्चर। लाख उत्पादन को बोला जाता है मॉरिकल्चर। मधुमक्खी पालन को बोला जाता है एपीकल्चर। और घासों की खेती, घासों की जो खेती होती है उसे बोला जाता है ले फार्मिंग। ठीक है, पौधों के साथ घासों की खेती करना वो कहलाता है, पौधों के साथ घासों की खेती करना क्या कहलाता है, पेड़ पौधों के साथ घासों की खेती करना तो ले फार्मिंग कहलाता है। और यदि खाली घासों की खेती करना चाहे तो उसे बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी। ठीक है, यदि खाली पूछ लेगी घासों की खेती को क्या कहते हैं, घासों की खेती को क्या कहलाता है, एग्रोस्टोलॉजी। ठीक है, घासों की खेती या घासों के अध्ययन को बोला जाता है एग्रोस्टोलॉजी। या पूछ ले फसलों के साथ घासों की खेती करना वो कहलाता है ले फार्मिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है। तो मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है, एपीकल्चर से। तो इसका सही आंसर है एपीकल्चर। मोरिकल्चर में लाख उत्पादन होता है, पिसीकल्चर में मछली उत्पादन होता है, और एग्री सिल्वी पोस्टूल के अंदर होता है एग्री मतलब फसल लेना, सिल्वी मतलब होता है पेड़ पौधे या वानिकी जो वन लगाते हैं, और पोस्टूल का मतलब होता है चारागाह या घास वाला क्षेत्र। तो इसका एग्री सिल्वीकल्चर में हुआ पेड़ पौधों फसल, पेड़ पौधे और घास या चारागाह, इन सभी को एक ही स्थान पर एक साथ लगाना वो कहलाता है एग्री सिल्वीकल्चर। देखिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि ले फार्मिंग संबंधित है। देखिए ले फार्मिंग किससे संबंधित है, खेत प्लस वन, खेत प्लस फसल, खेत प्लस घास, खेत प्लस पशुपालन। खेत से संबंधित है, खेत में जो भी फसल उगाते हैं उससे। ठीक है, तो खेत प्लस वन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेत प्लस घास, मतलब खेती के साथ घास उगाना ले फार्मिंग कहलाती है। उसके बाद देखिए श्वेत क्रांति के जनक। ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, अगला आता है सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। तो सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, और जो डॉक्टर केएल चड्डा है वो सुनहरी क्रांति के जनक हैं। ठीक है, डॉक्टर केएल चड्डा किसके जनक हैं, सुनहरी क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर केएल चड्डा। और श्वेत क्रांति के डॉक्टर वर्गीस कुरियन। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली नेक्स्ट वीडियो में 40 क्वेश्चन और पढ़ाए जाएंगे एग्रीकल्चर के, तो चैनल को सब्सक्राइब करें।